नमस्कार दोस्तों, हम जब भी डिक्टेटरशिप का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में सबसे पहला नाम हिटलर का आता है। और हिटलर के साथ साथ ही कई सारे सवाल भी उभर के आते हैं कि आखिर कौन था ये हिटलर और ये कैसे जर्मनी का डिक्टेटर बना। तो आइए दोस्तों, आज के इसी छोटे से वीडियो में समझते हैं कि कैसे हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बना। दोस्तों 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना कि हिटलर बाई बर्थ जर्मनी का नहीं था, उसका बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ था। 6 साल की उम्र में एक नॉर्मल बच्चों की तरह जैसे हम लोग स्कूल जाना शुरू करते हैं, वैसे हिटलर भी अपना स्कूल जाना शुरू कर चुका था। हिटलर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज था, या उसे पढ़ाई लिखाई उतना पसंद नहीं था, और वो बचपन में उसका ड्रीम था कि वो बड़ा होकर एक पेंटर बनेगा। हिटलर ने अपना नॉर्मल स्कूलिंग ऑस्ट्रिया से ही कंप्लीट किया। दोस्तों हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और उसने अपना पूरा बचपन ऑस्ट्रिया में ही बिताया था, लेकिन इसके बावजूद भी हिटलर को बचपन से ही जर्मनी पसंद था, ना कि ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऐसे तो इसके पीछे का बहुत सारा रीजन बताया जाता है, लेकिन 2 रीजन ऐसे हैं जो कि थोड़े अच्छे लगते हैं और थोड़ा रीजनेबल लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है। पहला दोस्तों पैन जर्मनिज्म। हिटलर का एक आइडियोलॉजी था कि जो लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, जो जर्मन बोलते हैं, वो सब भाई हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। और इसीलिए वो ऑस्ट्रिया में रहने वाले जर्मन जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे और जर्मनी के जो लोग मेजॉरिटी लोग थे वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो सेम था, और इसीलिए वो सोचता था कि हमारे जो ऑस्ट्रिया में इतने लोग रह रहे हैं और जर्मनी में जो ये पूरी मेजॉरिटी है वो सब भाई हैं। दूसरा दोस्तों 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रिया एक मल्टी इथनिक कंट्री था, यानी डिफरेंट कास्ट और रिलीजियन के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और एक साथ रहते थे। और अभी मैंने अपना पहला रीजन बताया था पैन जर्मनिज्म का। जो भी जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलता है वो एक नेशन का नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रिया में जो लोग हैं वहाँ पे डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, बल्कि उसके जो मेन जर्मन है वो तो जर्मनी में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उसे जर्मनी ज्यादा पसंद था एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रिया। इसी बीच 21 दिसंबर 1907 को हिटलर की माँ का डेथ हो जाता है। दोस्तों हिटलर को सबसे अच्छी चीज अगर ऑस्ट्रिया में कुछ लगता था तो वो उनकी माँ ही थी, लेकिन अब उनका भी डेथ हो चुका था, तो इसीलिए वो ऑस्ट्रिया में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और फाइनली 1913 में हिटलर ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी आ जाता है। और इसी समय दोस्तों 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे शुरू हुआ ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके लिए सेकंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था। अभी के लिए इतना समझ लो दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 2 टीमें आपस में लड़ रहे थे। एक टीम में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा गया। दूसरे टीम में था ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूएसए। इस टीम को कहा गया एलाइज पावर, और एलाइज पावर, सेंट्रल पावर्स आपस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ रहे थे। अब हिटलर इस समय जर्मनी में था ही, और इसीलिए हिटलर ने भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेंट्रल पावर्स हार जाती हैं और एलाइज पावर जीत जाती हैं, यानी जर्मन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार जाता है। और इसीलिए जो एलाइज पावर थी फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ये जर्मनी पर एक पीस ट्रीटी साइन कराते हैं, और इस पीस ट्रीटी से वो कहते हैं कि तुम हारे हो तो पीस ट्रीटी साइन करो, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे या तभी तुम्हें बख्शेंगे। जर्मनी का सबसे पॉपुलर स्टेट राइनलैंड को फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया, और इन सबके अलावा 6 बिलियन लीवर का कंपनसेशन लगाया गया जर्मनी के ऊपर। इस ट्रीटी की वजह से दोस्तों जर्मनी का इकोनॉमी पूरी तरीके से क्राइस हो चुका था। लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे और खाना छीन कर खा रहे थे। चोरी और क्राइम तो एकदम कॉमन हो चुका था, पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी, विवाद हो रहे थे, और लोगों को अलाइज के तरफ बदले की भावना जग रही थी। और सारे लोगों के अंदर एक ही भावना जग रही थी कि एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो जर्मनी को इस सिचुएशन से निकालेगा, जो हमारी मदद करेगा और जर्मनी को एक माइटी पावरफुल कंट्री बनाएगा। दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से हिटलर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो भी चाहता था कि वो अलाइज से बदला ले, लेकिन ये सब करने के लिए दोस्तों उसे सबसे पहले जर्मनी पर अच्छा पकड़ बनाना था। दोस्तों उस समय जर्मनी में डेमोक्रेसी था, जैसे आज के समय हम पीएम को इलेक्ट करते हैं, वैसे ही उस समय जर्मनी के लोग वहाँ के चांसलर को सेलेक्ट करते थे। मतलब सेम समझ लो, इंडिया का पीएम और जर्मनी का चांसलर एक ही होता है। तो इसीलिए हिटलर को अगर जर्मनी पर कंट्रोल करना था तो सबसे पहले उसे चांसलर बनना था। और फाइनली 1919 में इसीलिए हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी।
जैसे हमारे यहाँ बीजेपी पार्टी होती है, कांग्रेस पार्टी होती है, उसी तरीके से हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया ताकि वो भी मेजोरिटी गेन कर सके और जो जर्मन पार्लियामेंट है रीस्टैग, उसमें अपना मेजोरिटी दिखा के चांसलर बन सके। बाद में दोस्तों हिटलर इस पार्टी पे भी पूरा कंट्रोल ले लेता है और इस पार्टी का नाम रख देता है नाजी पार्टी। इसी बीच दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाता है और पूरे वर्ल्ड के साथ साथ जर्मनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। जर्मनी के लोगों का हालत जहां ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की वजह से ही खराब था, वहीं दूसरी तरफ ये वॉल स्ट्रीट का क्रैश हो जाना, मैं क्या ही बताऊं, जर्मनी के लोग परेशान। और जर्मनी के सारे लोग सिर्फ एक ही ख्याल लगाए बैठे थे कि कोई तो होगा जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा और जर्मनी को वापस से सही करेगा। और इसी सिचुएशन का इस्तेमाल हिटलर ने काफी अच्छे तरीके से किया। उसने अपना प्रचार प्रसार इस तरीके से डिजाइन किया कि लोगों को लगे कि वो एक सुपर हीरो है जो कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आया है, उनके ख्यालों का राजा बनने आया था। और उसने ऐसे ऐसे वादे भी किए कि मैं जर्मनी को पावरफुल बना दूंगा, पूरा एकदम सिस्टम में सही कर दूंगा। अब तुम खुद ही सोचो कि जहां जर्मन के लोग ऐसा सोच रहे थे कि कोई आएगा जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रचार प्रसार और वादे हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मैं आ गया हूं जो जर्मन के इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, सारे जो फॉरेन डोमिनेशन है उसको वापस करेगा और जर्मन की डिग्निटी को वापस लाएगा। तो क्या वहां के लोग उसे वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और सेम ऐसा ही हुआ 1932 के इलेक्शन में। हिटलर को जर्मन के पार्लियामेंट में 37% वोट मिलता है, जो कि पूरे पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा था। और फाइनली दोस्तों 30 जनवरी 1933 को जर्मन प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को एज अ चांसलरशिप के लिए अपॉइंट कर लिया। तो हिटलर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो चांसलर बन जाए, उसका मकसद ये था कि वो पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। और चांसलर बनने के बाद जर्मनी पर कंट्रोल तो था, लेकिन ये लोगों का दिया गया शासन है जो कि कभी भी लोगों के द्वारा ही छीना भी जा सकता था। इसीलिए दोस्तों हिटलर चांसलर बनने के बाद भी सबसे पहले वो डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा। 30 जनवरी को वो चांसलर बना, लेकिन फरवरी के लास्ट में ही उसने पार्लियामेंट में ही आग लगवा दिया। लेकिन ये आग इतना मिस्टीरियस था जिससे किसी को पता नहीं चला कि ये हिटलर ने ही लगवाया है। और 28 फरवरी को उसने पार्लियामेंट में फायर डिक्री पास कर दिया, जिसकी वजह से सारे सिविलियन राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हिटलर के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकता था, कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी बोलता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। और फाइनली दोस्तों वो दिन आ चुका था 3 मार्च 1933, जब हिटलर पार्लियामेंट में जाकर एनेबलिंग एक्ट पास करता है, जिसके तहत पूरे जर्मनी पर डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दिया और फाइनली वो अपने आप को डिक्टेटर बना दिया। But behind this figure was an ordinary man, a master manipulator whose talent for public speaking and deep understanding of how to effectively use propaganda propelled him to ultimate power. तो दोस्तों मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को टर्मिनेट करके और बहुत सारे टॉपिक्स को रिकम्बाइन करके आपके लिए एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये पूरा वीडियो बनाया। मैं आशा करता हूं कि आपको इससे हिटलर के बारे में और हिटलर कैसे डिक्टेटर बना, इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाए होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।